नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर जो एसएससी, सीए, पीएफ, एएसआई एंड दिल्ली पुलिस एसआई एग्जाम 7 जुलाई 2017 शिफ्ट थर्ड वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जो कि अभी तक लेटेस्ट एडिशन है। इसमें 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो हमारे जो सेंटेंसेस का सीक्वेंस है वो इस एडिशन के हिसाब से है। किसी दूसरे एडिशन में, किसी दूसरी किताब में ये सेंटेंसेस किसी और सीक्वेंस पर हो सकते हैं। तो आप इस एग्जाम के नाम और डेट के हिसाब से इन सेंटेंसेस के सीक्वेंस को मिला लें या अपनी वाली एडिशन में, अपनी वाली किताब में ढूंढ लें। इसके अलावा जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जो है इन क्वेश्चंस को आप पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, गलतियों से बचने के लिए, एग्जाम में गलतियों से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस ही इस तरह से करनी होगी कि गलती की कहीं कोई गुंजाइश ही ना रहे। एक एक वर्ड को आपने ध्यान देना है, उसको ध्यान से समझना है, उसके सिंटैक्स को समझना है, उसके मीनिंग को समझना है, किस तरह से वो सेंटेंस की स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है, उसका क्या फंक्शन है, वो किस तरह से दूसरे शब्दों को प्रभावित कर रहा है। इस पूरे अरेंजमेंट को, इस पूरे ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को जानने के लिए ही मैं सेंटेंसेस को यहाँ पर आपके सामने इतना डिटेल में खोलकर समझाता हूँ। गलतियाँ आप तभी करते हैं जब आप चीज़ों को इग्नोर करते हैं। प्रैक्टिस के दौरान आप शब्दों को, उनके मीनिंग को, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को इग्नोर करते हैं, इधर उधर के रूल्स याद करके या आधे अधूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ आप पहुंच जाते हैं एग्जाम में, तो वहाँ पर गलतियों की गुंजाइश होती है। आप 70-80% पेपर सही कर देते हैं, लेकिन 10-20-30% पेपर जो आप छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं, उसी की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ये आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस वीडियो का पहला सेंटेंस है, इस एग्जाम में आया हुआ है। सेंटेंस को हम सिंटैक्टिकली एनालाइज करेंगे, प्रत्येक वर्ड का फंक्शन देखेंगे, उस फंक्शन के आधार पर उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, वो सेंटेंस की स्ट्रक्चर में, इस अरेंजमेंट में किस तरह से जुड़ा हुआ है, दूसरे शब्दों को वो किस तरह से प्रभावित कर रहा है। एक एक वर्ड, कहीं पर कोमा लिखा हुआ भी आ जाता है, मैं उस कोमा का मतलब भी बताता हूँ। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं अपने रूम में बैठ के, अपने स्टडी रूम में बैठ के, तो एग्जाम तक आप इतने तैयार हो जाएंगे, इतने प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। प्रैक्टिस ही ऐसे करनी है। दिमाग को ही इतना डेवलप कर लो, दिमाग को ही इतना चला लो कि गलतियों की गुंजाइश ही ना रहे, एग्जामिनर आपको घुमा ही ना सके। अपने खुद के दिमाग को खुद बैठकर अपने स्टडी रूम में इतना घुमा लो। ये सेंटेंस शुरू कर लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है रोहन एंड आई एम बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नाउन दिया हुआ है आपको और एक प्रोनाउन दिया हुआ है आई। अगर इस तरह का अरेंजमेंट आपको मिले, ये एक प्रोनाउन दिया हुआ है, तो आपको पता है 2, 3, 1 इस तरह के स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं जब प्रोनाउन होता है। अब ये नाउन था तो इसको पहले लिखा गया थर्ड पर्सन है और ये हो गया फर्स्ट पर्सन, तो ये अरेंजमेंट तो सही लगा है। एंड लगा दिया हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दो सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए। ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। एक तरह से कहें तो ये दो पर्सन को रिफर करने वाली एक नाउन फ्रेज हो गई, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पर कंसीडर की जाएगी। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से एम नहीं आर आना चाहिए था। ठीक है, एम लगाते हैं हम जब आई का केस हो, जब आई को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तब हम उसके साथ एम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, रोहन एंड आई की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आर लगाएंगे। ये इसमें गलती थी। उसके बाद ये कि जो बी की फॉर्म है ये यहाँ पर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई है, कोई और दूसरी मेन वर्ब तो ये है नहीं। इट मीन्स ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद लिखा जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट के लिए, तो क्या लिखा हुआ है, बेस्ट फ्रेंड्स लिखा हुआ है। फ्रेंड्स नाउन हो गया और बेस्ट हो गया उसके लिए एडजेक्टिव। फिर एंड कंजंक्शन लगाया गया, फिर से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया है दो सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए, लेकिन इस बार वर्ड्स को नहीं, फ्रेजेस को नहीं, क्लोजेस को जोड़ा जा रहा है। तो पहली क्लोज हो गई ये हो गई पहली क्लोज, और एंड कंजंक्शन के बाद लिखी हुई दूसरी क्लोज है ये, वी ऑफन मीट ईच अदर।
देखिए जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, क्लोजेस को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर से मतलब है कि आपने नाउन को जोड़ा तो प्रोनाउन से जोड़ा, ऐसा नहीं कि आप किसी नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ देंगे। नाउन प्रोनाउन की सेंटेंस में एक जैसी भूमिका होती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो सिमिलर रैंक में माने जा सकते हैं, सिमिलर लेवल पर, सिमिलर स्टेटस के कहे जा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आपने एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया तो क्लोज को क्लोज से जोड़ा। इस क्लोज का सब्जेक्ट हो गया वी जो कि एक प्रोनाउन है। ऑफन लग गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑफन का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, लेकिन मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफन का यही होता है। ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए, रिफर करने के लिए हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को लगाते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मीट हो गई हमारे यहाँ पर मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब है हमारी ट्रांजिटिव नेचर की, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट ईच अदर। देखो मीट एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी हो जाती है। ऐसी वर्ब जो ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों तरीके से यूज हो जाए, इनको एम्बी ट्रांजिटिव कहा जाता है। पहले मैं मीट के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, फिर ईच अदर के बारे में 2 मिनट में बात करूंगा। देखिए जो मीट वर्ब है ये ट्रांजिटिव भी हो जाती है और इंट्रांजिटिव भी हो जाती है। अगर कोई इंटेंशनल मीटिंग हुई है, कोई इंटेंशनल या डेलिब्रेट मीटिंग हुई है, इंटेंशनल एक्शन है, तब आप इसको ट्रांजिटिव लेते हैं। अगर अनइंटेंशनल एक्शन है, जानबूझकर आप किसी से नहीं मिले, तो आपको इंट्रांजिटिवली इस वर्ब को यूज करना है। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर आई मेट हर फादर यस्टरडे। ठीक है, तो ये जो भी किया हुआ है, ये वाली जो एक्टिविटी है एक इंटेंशनल एक्टिविटी है। प्लान वे में क्या होगा, मैंने उसके फादर को फोन किया होगा, मीटिंग फिक्स की होगी, एक शेड्यूल टाइम किया होगा कि 8 बजे मिलेंगे, 10 बजे मिलेंगे, फिर मैं मिलने गया हूँगा। लेकिन मैं लिख दूं आई मेट एन एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट से क्या मैं प्लान करके मिला हूँगा? क्या मैंने पहले प्लान किया होगा कि यहाँ पर इतने बजे एक्सीडेंट भाई आना और मुझसे मिलना, मुझसे बातचीत करना? नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको इंट्रांजिटिवली यूज करूंगा। ये एक अनइंटेंशनल एक्शन है और इस सिचुएशन में मैं लगाता हूं विद प्रीपोजिशन। अब देखिए ईच अदर के बारे में बताना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। ईच अदर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर, और एक ऐसी सिमिलर फ्रेज होती है इसी सिमिलर मीनिंग में, इसी सिमिलर फंक्शन में, वन अनदर, जिसके बारे में आपने सुना होगा सेंटेंसेस में फेस किया होगा। ईच अदर और वन अदर दोनों के दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का क्या मतलब है? देखिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है टू बिहेव इन द सेम वे एज समवन एल्स, उसी तरीके से व्यवहार करना जैसे कोई दूसरा कर रहा हो, या टू शेयर द सेम फीलिंग एज समवन एल्स, उसी तरह की फीलिंग शेयर करना जैसे कोई दूसरा कर रहा हो। रेसिप्रोकेट का मीनिंग मैं यहां लिखवा देता हूं। रेसिप्रोकेट, ये जो एडिशनल एफर्ट्स लगाए जाते हैं आपकी समझ को क्लियर करने के लिए ही लगाए जाते हैं। टू बिहेव, रेसिप्रोकेट का मतलब टू बिहेव इन द सेम वे एज समवन एल्स, एज समवन एल्स, या टू शेयर द सेम फीलिंग्स एज समवन एल्स। अब देखो मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा, मैंने लिखा राम लाइक्स रहीम, ठीक है। फिर एक और लिखा मैंने, एक क्लोज एंड कंजंक्शन लगा के लिख दी, या मैंने कोई दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया, या एंड से लिख दी, एक ही बात होगी। रहीम ऑल्सो भी ना लिखूं तो भी सही रहेगा, रहीम लाइक्स राम। अब यहां पर देखेंगे इन दोनों इंफॉर्मेशन में राम लाइक्स रहीम एंड रहीम लाइक्स राम में क्या है? दोनों एक ही जैसा बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। राम
जिस तरह से रहीम के लिए बिहेव कर रहा है उसी तरह से रहीम राम के लिए बिहेव कर रहा है, या राम जिस तरह से रहीम के लिए फील कर रहा है उसी तरह की फीलिंग रहीम शेयर करता है राम के लिए। तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ये रेसिप्रोकेट कर रहे हैं एक दूसरे के बिहेवियर को। इसी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए हम यूज करते हैं ईच अदर। तो इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को हम अगर कम से कम शब्दों में लिखना चाहें तो हमें लिखना चाहिए था राम एंड रहीम लाइक ईच अदर। तो ईच अदर हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो कि हम दो लोगों के लिए, दो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। राम और रहीम दो पीपल हो गए तो हम ईच अदर यूज करते हैं। अगर यहीं पे दो से ज्यादा लोग होते, 3 या 4 या 5 लोग होते, तो हम ईच अदर की जगह लगा देते वन अनदर। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों ही शब्दों में। ठीक है, ईच अदर को इस्तेमाल करते हैं फॉर 2 पर्सन्स। वन अनदर को यूज करते हैं फॉर मोर देन 2 persons और थिंग्स। एक बेसिक डिफरेंस इन दोनों में यह है कि ईच अदर को केवल पर्सन्स के लिए, पीपल के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वन अनदर को आप पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दो लोगों के लिए हम ईच अदर इस्तेमाल कर लेते हैं, दो से ज्यादा लोगों के लिए वन अनदर इस्तेमाल कर लेते हैं, दो से ज्यादा चीजों के लिए हम वन अनदर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन दो चीजों के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? दो चीजों के लिए भी हम वन अनदर को ही यूज करेंगे, क्योंकि ईच अदर को तो हम केवल पीपल के लिए, लोगों के लिए यूज करते हैं। तो फॉर 2 थिंग्स के लिए भी हम वन अनदर को इस्तेमाल करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि वन अनदर 2 थिंग्स के लिए यूज किया जा सकता है, दो से ज्यादा थिंग्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, दो से ज्यादा लोगों के लिए भी हम वन अनदर को यूज करते हैं। जबकि ईच अदर को केवल दो लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब दो लोगों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करना हो। दो से ज्यादा लोगों के बीच में, दो से ज्यादा चीजों के बीच में अगर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करना है तो हम यूज करते हैं वन अनदर को। एक मेन इंफॉर्मेशन इनके बारे में ये हो गई। और दूसरी मेन इंफॉर्मेशन इनके बारे में ये है कि ये दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। देखिए, प्रोनाउन है तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तीनों हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के। लेकिन ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज नहीं किया जा सकते, ऑब्जेक्ट की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं दे लाइक ईच अदर, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, उसका ऑब्जेक्ट हो गया, सही है। लेकिन क्या मैं ये लिख सकता हूं ईच अदर लाइक देम? ये गलत हो गया, कोई मतलब ही नहीं हुआ इस बात का। वो इसलिए क्योंकि ईच अदर जो प्रोनाउन आपने यूज किया है वो एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को दिखाता है। तो उससे पहले हमें बताना तो पड़ेगा ना कि किसके बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए हमने ईच अदर लगाया है। ईच अदर से पहले कुछ है ही नहीं, देम तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अगर यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती तो हम देम भी ना लिखते। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज ना करें, केवल और केवल ऑब्जेक्ट की तरह ही ये यूज किया जा सकते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। आप यहां पर ये भी लिख सकते थे दे टॉक्ड टू ईच अदर, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका 86। 87 पर चल लेते हैं। हार्डली एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, हार्डली है एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या लिखा हुआ है पूरा एक बार पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। हार्डली हैड ही लेफ्ट द स्टेडियम देन
इट बिगेन टू रेन हैविली, नो एरर। ठीक है, देखिए हार्डली एक एडवर्ब डिग्री है, उसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट। और मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि अगर किसी नेगेटिव एडवर्ब से, अगर किसी नेगेटिव एडवर्ब से आप किसी क्लोज की शुरुआत करते हो, किसी नेगेटिव एडवर्ब से अगर आप किसी सेंटेंस की, किसी क्लोज की शुरुआत करते हो, तो आपको उस क्लोज को इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में लिखना चाहिए, इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना चाहिए। इन्वर्टेड फॉर्म मतलब उल्टी फॉर्म, इन्वर्जन। ठीक है, जैसे हम इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं, मतलब हमने यहां पर लगा दिया एक नेगेटिव एडवर्ब, तो अब आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी मेन वर्ब। चूंकि हेड के द्वारा हम परफेक्शन दिखा रहे थे, तो कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने वाली वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। अब ये होती है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब। इसके बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट, स्टेडियम। अब देखो देन यहां पर गलत लगा है। देन जो कंजंक्शन होता है, देन प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। देन जो कंजंक्शन होता है वो कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, एक्चुअली में हार्डली के साथ या हार्डली वाली क्लोज के साथ हम व्हेन क्लोज का इस्तेमाल करते हैं, व्हेन का इस्तेमाल करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए जिससे इमीडिएटली बिफोर कुछ हुआ हो, जिससे इमीडिएटली पहले कुछ हुआ हो। ये हार्डली का मतलब है ऑलमोस्ट नॉट, और यहां हम ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम यहां ये रिफर करना चाहते हैं कि हार्डली के द्वारा जिस क्लोज के मेन एक्शन को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, वो एक्शन ऑलमोस्ट फिनिश भी नहीं हुआ जब ये वाला एक्शन हो गया। हार्डली के द्वारा हम जिस क्लोज के जिस एक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम ये रिफर करना चाहते हैं कि ये वाला एक्शन, लेफ्ट वाला एक्शन ऑलमोस्ट फिनिश भी नहीं हुआ था जब ये व्हेन वाला एक्शन हो गया। अगर मैं टाइमलाइन पर आपको समझाने की बात करूं तो व्हेन क्लोज एक टाइम क्लोज होती है। ये वो पॉइंट हो गया जब आपने किसी इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया, और ये वो पॉइंट हो गया व्हेन इट बिगेन टू रेन, व्हेन इट बिगेन टू रेन हैविली। इस पॉइंट पर रेन जो है शुरू हो गई। अब ये हार्डली वाला एक्शन ऑलमोस्ट यहाँ फिनिश ही हुआ है, या ऑलमोस्ट यहाँ पे ठीक से फिनिश भी नहीं हुआ, 99% हो गया, 1% रह गया। इस तरह के मीनिंग को हम कन्वे करना चाहते हैं, और इसीलिए हम इस वाली हार्डली वाली क्लोज में परफेक्ट स्टेट लगाते हैं उस ऑलमोस्ट कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हार्डली के साथ आप व्हेन क्लोज लगाएंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए जिससे इमीडिएटली बिफोर कुछ हुआ हो। यहाँ पर लग गया व्हेन, इट हो गया सब्जेक्ट, उस रेन को एक्सप्रेस करने के लिए, टू रेन को एक्सप्रेस करने के लिए बिगेन हो गई यहाँ पर हमारी मेन वर्ब, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, हैवली लग गया एडवर्ब फॉर्म मैनर, एडवर्ब मैनर आ गया इस रेन के लिए। ठीक है, 87 हो गया। क्या बिगेन यहां पर ट्रांजिटिव हो रही है? बिगेन ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, लेकिन क्या यहां ट्रांजिटिव हो रही है? इट बिगिन टू रेन। ट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर तो नहीं किया जाना चाहिए, इंट्रांजिटिव ज्यादा मीनिंग में सही है। फिर ये क्या हो गई? फिर ये इसके लिए एडवर्ब कंसीडर की जाएगी, या फिर इसको कंसीडर करोगे कि ये इट के लिए आई है तो एडजेक्टिव कंसीडर कर लोगे। ठीक है, कई बार सेंटेंस की एक स्ट्रक्चर को एक या दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। मीनिंगफुल होना चाहिए, सिंटैक्टिकली सही होना चाहिए, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से होना चाहिए। आवर कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक कंटेनर्स बट ऑल्सो स्टील कंटेनर्स। देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कोरिलेट कंजंक्शन है, इसके बारे में पहले बता चुका हूं। सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। आवर कंपनी, कंपनी नाउन हो गया, आवर लग गया डिटर्मिनर, ये एक नाउन फ्रेज हो गई जो कि सब्जेक्ट है। नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स, अब देखिए मैन्युफैक्चर्स मेन वर्ब है। अब मैं ओनली के बारे में आपको बता दूं कि ओनली डिटर्मिनर भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। डिटर्मिनर ये तब कंसीडर किया जाएगा जब ये नाउन से पहले लगा हो, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आया हो। एडवर्ब इसको तब इंटरप्रेट किया जाएगा जब ये किसी वर्ब से पहले लगा हो, या एडजेक्टिव से पहले लगा हो, या एडवर्ब से पहले लगा हो।
किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया हो, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आया हो, या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया हो। और नोट तो एक एडवर्ब है, वो ओनली के पहले हमेशा आ सकता है, चाहे ओनली को डिटर्मिनर कंसीडर करो या एडवर्ब कंसीडर करो। अब देखो मैन्युफैक्चर्स यहाँ पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब हमारी ट्रांजिटिव नेचर की है, इसलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है प्लास्टिक कंटेनर्स। कंटेनर्स हो गया नाउन और प्लास्टिक हो गया उसके लिए एडजेक्टिव। ठीक है। अब चूंकि ये मेन वर्ब से पहले लगी है तो इसको एडवर्ब कंसीडर करना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे पता नहीं है, हो सकता है यहीं पर गलती दी हो एग्जामिनर ने। आगे चल लेते हैं। आगे लगा है बट ऑल्सो। देखिए बट ऑल्सो जो है कंजंक्शन है, बट एक्चुअली में कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन होता है, ये बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ऑल्सो लगाया गया है एक एडवर्ब के रूप में बट के साथ किसी को एम्फेसाइज करने के लिए, किसी पर जोर डालने के लिए। इन एडिशन, ऑल्सो का मतलब हो जाता है इन एडिशन। अब देखो क्या जोड़ा जा रहा है, बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जा रहा है एक नाउन फ्रेज को। स्टील कंटेनर्स, कंटेनर्स नाउन हो गया, स्टील हो गया उसके लिए एडजेक्टिव। बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जा रहा है स्टील कंटेनर्स को। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में आपको बेसिक ये पता है कि ये सिमिलर रैंक स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। सिमिलर रैंक स्ट्रक्चर को जोड़ने का मतलब है कि अगर नाउन फ्रेज को जोड़ रहा है तो नाउन फ्रेज से ही जोड़ना चाहिए। तो इसका मतलब जो कोरिलेटिव कंजंक्शन का दूसरा वाला पार्ट है वो नाउन से पहले लिखा जाना चाहिए। अगर बट के द्वारा आप कंटेनर्स, स्टील कंटेनर से जोड़ रहे हो और कोरिलेट कर रहे हो, तो कोरिलेट भी तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच की सेम फंक्शन वाली फ्रेज से करोगे। तो नोट ओनली को यहां होना ही नहीं चाहिए था, नोट ओनली को होना चाहिए था यहाँ प्लास्टिक कंटेनर से पहले। अब चूंकि यहां पर हम उसको लगा सकते हैं, यहां पर नोट ओनली को होना चाहिए था। अब हम सही कहेंगे, बट ऑल्सो के द्वारा हम नाउन फ्रेज को जोड़ रहे हैं, स्टील कंटेनर्स को और प्लास्टिक कंटेनर्स को। और कोरिलेटिव कंजंक्शन का एक हिस्सा ये होता है जहां पर कंजंक्शन होता है, और दूसरा हिस्सा होता है ये जो डिटर्मिनर या एडवर्ब हो सकता है। और कैसे पता चला डिटर्मिनर होगा, क्योंकि ये इससे बट ऑल्सो लगा है इस नाउन से पहले, तो नोट ओनली भी प्लास्टिक कंटेनर से पहले लगेगा। अब प्लास्टिक कंटेनर है एक नाउन फ्रेज, तो नाउन फ्रेज से पहले लगा है तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। तो यहां पर पहले पार्ट में गलती है। कोरिलेटिव कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का ही एक्सटेंशन होते हैं। पहले उस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को पकड़ा करो, देखा करो वो किसको जोड़ने के लिए आया है। जैसे यहां पर नाउन को जोड़ने के लिए आया है, तो नाउन को जोड़ रहा है तो जोड़ेगा भी नाउन से। तो दूसरा वाला जो हिस्सा है जिसको कोरिलेट कर रहे हैं इस वाले पार्ट से, वो हिस्सा भी उसी तरह से लॉजिकल मैनर में, लॉजिकल सिंटैक्स में लिखा होना चाहिए। यानी कि नोट ओनली कोरिलेट करने के लिए आया है तो वो भी नाउन फ्रेज से पहले ही लिखा होना चाहिए, तभी तो वो कोरिलेट कर पाएगा। वरना तो स्टील कंटेनर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को कोरिलेट नहीं कर देगा। कोरिलेशन का मतलब क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हुए जोड़ना। 88 के फर्स्ट पार्ट में आप गलती निकाल देंगे। 89 पर आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, हर सन हैज डन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस। हर सन, यहाँ पर ये नाउन हो गया, हर हो गया डिटर्मिनर, नाउन फ्रेज है, ये हो गई सब्जेक्ट, हैज हो गई हेल्पिंग वर्ब, डन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट लगा रहे हैं। एंड लगा दिया हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दो सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है, तो किस किस को जोड़ेगा, ये वर्ब, इस सब्जेक्ट कॉमन ले लिया और प्रेडिकेट को दो प्रेडिकेट को जोड़ रहा है, हैज डन प्लस इज स्टिल डूइंग, यानी कि एक ही सब्जेक्ट के दो प्रेडिकेट को जोड़ने के लिए एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को लगा दिया। इज लगा दी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। स्टिल एक एडवर्ब होता है, किसी ऐसे एक्शन से पहले लगाया जाता है जो एक्शन अभी भी कंटिन्यूटी में हो। मतलब रिफर ये किया जा रहा है कि वो पहले भी एक्सीलेंट काम कर रहा था और अभी भी कर रहा है, स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क। अगर हम यहाँ पर स्टिल ना लगाते तो हम केवल ये कह सकते थे कि कोई एक्शन प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन है, लेकिन अगर हमने स्टिल लगा दिया तो हम ये भी रिफर कर रहे हैं कि एक्शन पहले भी कंटिन्यूटी में होगा और अभी भी कंटिन्यूटी में है, कुछ अभी भी कंटिन्यूटी में है। हर सन हैज डन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क। हेल्पिंग वर्ब हो गई मेन वर्ब, इससे पहले स्टिल एडवर्ब लग गया उस कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। डूइंग हो गई हमारी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, इसके बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट एक्सीलेंट वर्क।
वर्क हो गया नाउन, और एक्सीलेंट लग गया उसके लिए एडजेक्टिव। देखिए ये वाली जो डन थी ये भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ गया, इसका ऑब्जेक्ट भी एक्सीलेंट वर्क ही है। एंड कंजंक्शन से हैज, डन और इज स्टिल डूइंग को जोड़ा गया है, एक्सीलेंट वर्क दोनों के लिए कॉमन हो गया। फोर लगा दिया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया, पर्पस को रिफर करने के लिए कि ये जो एक्शन हो रहे हैं इसका पर्पस क्या है। ये हो गया 89, इसमें तो कोई गलती है नहीं, नो एरर लगा देंगे। 90 क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो राहुल ran very fastly he could not catch the moving bus। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल्दो की। देखिए ऑल्दो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जिस भी क्लोज को जोड़ेगा वो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। अब ऑल्दो के लिए या ऑल्दो का इस्तेमाल भी हम कॉन्ट्रास्ट को रिफर करने के लिए करते हैं। जब हम दो इंफॉर्मेशंस के बीच में उस कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उस डिफरेंस को रिफर करना चाहते हैं, तभी हम ऑल्दो का यूज करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को रिफर करने के लिए इसको कॉन्ट्रास्ट शो करता है, इतनी बात लिख देता हूं। अब मेन बात अब सुनिए, ऑल्दो के द्वारा जिस सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ा जाता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज अपोजिट रीजन होती है मेन क्लोज वाली इंफॉर्मेशन का। भाई ही कुड नॉट कैच द मूविंग बस, ही यहां पर सब्जेक्ट हो गया, कुड यहां पर हेल्पिंग वर्ब लग गई एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, पास्ट में एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, नोट यहां पर एडवर्ब लग गया इस कैच को निगेट करने के लिए। कैच यहां पर मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया था मूविंग बस, बस नाउन हो गई, मूविंग हो गया इसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव, द लग गया आर्टिकल, पूरी नाउन फ्रेज इस कैच ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गई। तो ही कुड नॉट कैच द मूविंग बस, ये जो इंफॉर्मेशन है कि वो बस को नहीं पकड़ सका, इसका रीजन क्या होना चाहिए था, इसका एग्जैक्ट रीजन होना चाहिए था कि वो तेज ना दौड़ता हो। भाई बस को तो इसलिए नहीं पकड़ सका क्योंकि इसका रीजन होना चाहिए था वो तेज ना दौड़ता हो। तो इस इंफॉर्मेशन का मेन क्लोज में जो इंफॉर्मेशन लिखी है, ही कुड नॉट कैच द मूविंग बस, इसका एग्जैक्ट रीजन होना चाहिए था, एग्जैक्ट रीजन होना चाहिए था ही के स्लो दौड़ने का। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, अपोजिट रीजन लिखा हुआ है, राहुल रेन वेरी फास्ट। फास्टली नहीं होगा यहां पर, फास्ट होगा। अभी तो मैं ऑल्दो के बारे में बता रहा हूं, आगे यहां पर बताऊंगा कि क्या है गड़बड़, ठीक है। तो ऑल्दो कंजंक्शन एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये एक ऐसी सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ता है जो मेन क्लोज वाली इंफॉर्मेशन का अपोजिट रीजन हो। या इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर लो, ऑल्दो राहुल रेन वेरी फास्ट। अब ऑल्दो के द्वारा हमने जिस क्लोज को जोड़ा है, जिस इंफॉर्मेशन को जोड़ा है, इस क्लोज की वजह से, इस इंफॉर्मेशन की वजह से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि वो बस को पकड़ लेता, इतनी तेज दौड़ा तो वो बस को पकड़ लेता, एक्सपेक्टेशन तो हमारी यही थी, लेकिन हुआ हमारी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट। तो इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कि ऑल्दो के द्वारा जोड़ी गई इंफॉर्मेशन से जो एक्सपेक्टेशन होती है उस एक्सपेक्टेशन के अपोजिट होती है हमारी मेन क्लोज। या फिर इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर लो कि मेन क्लोज वाली इंफॉर्मेशन का जो अपोजिट रीजन है, अपोजिट कोज है, उसको जोड़ने के लिए ऑल्दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए राहुल हो गया सब्जेक्ट, रेन हो गई यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट के टाइम को रिफर कर रहे हैं, वेरी फास्ट ये लगी है एडवर्ब फ्रेज। अब ये जो फास्टली है ना, ये गलत है, यहाँ पर लिखा जाएगा फास्ट। फास्ट वर्ड के बारे में बता दूं, ये बहुत बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। फास्ट जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। मतलब आप लिख सकते हो फास्ट रनर, ठीक है, आप लिख सकते हो फास्ट बॉलर, जो लोग क्रिकेट देखते समझते हैं वो फास्ट बॉलर समझते होंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो सी रेन फास्ट। अब यहां पर फास्ट क्यों लगाया गया है, यहां पर फास्ट लगाया गया है इस मेन वर्ब के मैनर को रिफर करने के लिए, ढंग को बताने के लिए, यानी कि ये हो गया एडवर्ब मैनर।
जब भी कोई एक्शन होता है या किया जाता है उसका एक मैनर होता है, उस मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए हम एडवर्ब मैनर लगा सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब थी, हमने उसके बाद एडवर्ब मैनर लगा दिया। यहाँ पर रनर क्या है, यहाँ पर रनर और बॉलर दोनों के दोनों नाउन है, उससे पहले अगर फास्ट लगाए तो एडजेक्टिव की तरह लगाए। तो फास्ट एक ऐसा वर्ड है, उसको एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली में जो वर्ड यूज किया गया है आपके सेंटेंस में फास्टली, उसका मतलब होता है फर्मली या सिक्योरली, और ये यूसेज भी आर्केइक हो गया, बहुत पुराना हो गया। अब इस मीनिंग में भी जो है फास्टली को यूज नहीं किया, ARCHAIC, ठीक है, पुराना हो गया, यहां पर लिख देते हैं पुराना हो गया, ये यूसेज पुराना हो चुका है। फास्टली का मतलब फर्मली सिक्योरली अभी भी होता है, लेकिन फास्टली को अब इन मीनिंग को कन्वे करने के लिए भी बहुत ज्यादा कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। इन मीनिंग को रिफर करने के लिए इन्हीं वर्ड्स को यूज किया जाता है, फास्टली को नहीं। ये है कहने का मतलब। तो आपके सेंटेंस में आप स्पीड की बात कर रहे हो, तो स्पीड को रिफर करने के लिए फास्ट का मतलब विद मच स्पीड, फास्ट एडवर्ब की तरह लगा दो, यहां पर एडवर्ब मैनर हो गया। वेरी एडवर्ब डिग्री हो गया, उस एडवर्ब मैनर की डिग्री को इंप्रूव करने के लिए। ये यहां पर गलती थी आपके सेंटेंस में, हो गया आपका सेंटेंस। तो इसी तरह से जो है पढ़ना है, समझना है, लॉजिकल रहना है, स्ट्रक्चर को समझना है। प्रैक्टिस के दौरान ही दिमाग को इतना चला लो, प्रत्येक वर्ड का फंक्शन पता होना चाहिए, वो किस तरह के स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक भी गलती आप नहीं करोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।